के भाई सलमान खान को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने ललकारा है। अब अर्नब आजकल जिस लहजे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को चुनौती दे रहे हैं, उसी अंदाज में उन्होंने सलमान भाई को भी लपेट दिया। अर्नब ने चिर परिचित अंदाज में अपने शो में चिल्ला चिल्ला कर पूछा है कि वो सलमान कहाँ है जो इतना बोलता है, आखिर कहाँ छिपा है। ड्रग्स माफिया को लेकर एक भी आवाज नहीं उठाई गई, अब क्यों बोलती बंद हो गई है। इसके आगे अर्नब फिर सवाल करते हैं कि मैं पूछता हूं कि कहां है सलमान खान, अभी तक एक आवाज नहीं उठाई, यहां तक कि एक भी बयान नहीं दिया गया, स्टेटमेंट क्या ट्वीट तक नहीं किया गया। दिशा सालियान, सुशांत वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान, किस शहर में हो तुम, किस देश में हो तुम। इसके आगे अर्नब ने कहा है कि तुम वो इंसान हो जो देश की नब्ज के खिलाफ बोलता है, अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद है। बिग बॉस के डायलॉग लिखकर हाथ में दिए जाएंगे, फिर उसे रट्टा मारकर पढ़ोगे, तो आखिर में क्यों ना पूछूं सवाल। अर्नब गोस्वामी लगातार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मुद्दे पर अपने चैनल पर आवाज उठा रहे हैं और रोज नए नए खुलासे भी उनका चैनल कर रहा है। हालांकि जो बातें मैंने अभी बोली वो अर्नब का अंदाज बिल्कुल नहीं था, हो भी नहीं सकता। अब अर्नब की बेबाकी को लेकर कुछ लोग इसे बदतमीजी समझें या बुलिंग, लेकिन जिस तरह देश की जनता ने उनके चैनल को नंबर 1 बनाया है, उससे ये तो साफ है कि सलमान भले समझे हो या ना समझे हो, लेकिन अर्नब जनता की नब्ज समझ चुके हैं और उसके मुताबिक बोल भी रहे हैं। अब सलमान खान भी कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं, बॉलीवुड के भाई हैं भाई। अब मुंबई में भाई किसे बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही सलमान के खिलाफ अर्नब का चिल्लाना शुरू हुआ, भाई के आदमी सोशल मीडिया पर अर्नब को गरियाने के लिए कूद पड़े। बॉलीवुड में सलमान खान का वो टेरर है, जी हाँ टेरर ही है, इसे सम्मान समझने की गलती ना करें। वो टेरर है कि सलमान के बारे में बोलना तो क्या, सोचने से पहले भी इंडस्ट्री के लोग कांप जाते हैं, क्योंकि भाई का इतिहास इतना खतरनाक है कि सुपरस्टार से लेकर टॉप एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर, कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक भाई से पंगा लेने से डरते हैं। क्योंकि करण जौहर का हुआ, यानी जौहर कैंप हुआ, भट्ट कैंप हुआ, यशराज कैंप जैसे ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अगर इनसे कोई पंगा लेता है तो या फिर उनको ये पसंद नहीं आता है तो पर्दे के पीछे वो खेल करते हैं। जैसे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवा देंगे, काम नहीं देंगे, बॉलीवुड की पार्टीज में उनको नहीं बुलाएंगे, बायकॉट कर देंगे। लेकिन खान कैंप में सलमान खान से पंगा लेने वाले को सलमान सीधे धमकाते हैं और ऐलान करके उसका करियर तबाह करते हैं। वो कैसे करते हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी खौफ की वजह से बॉलीवुड में सलमान खान के चापलूसों की भरमार है। सोशल मीडिया पर सलमान खान की चापलूसी करने वालों को लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान किसी का करियर और जिंदगी बना और बिगाड़ सकते हैं, वैसे ही वो अर्नब गोस्वामी को भी धमका देंगे और अर्नब गोस्वामी न्यूज मीडिया के विवेक ओबरॉय बन जाएंगे। लेकिन भाई की दबंगई फिल्म इंडस्ट्री के बाहर, वो भी इन दिनों आग उगलते अर्नब गोस्वामी पर तो नहीं चलने वाली। पर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत पर आवाज उठाने वाले अर्नब ने सलमान खान को निशाने पे क्यों लिया। जब ड्रग्स को लेकर नेपोटिज्म तक पर बॉलीवुड की फजीहत हो रही है, तब अर्नब सलमान खान के चुप रहने और उनके दुबई जाने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। अर्नब के सवाल करने के तरीके और अग्रेशन भले ही कई लोगों को अच्छा ना लगे, वो उनसे सहमत ना हो, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं वो जनता के सवाल है, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो अर्नब को जनता का सपोर्ट नहीं मिलता और उनके चैनल की टीआरपी जिस तेजी से बढ़ी है, उससे तो यही लगता है कि जनता को उनके सवाल पसंद आते हैं। सुशांत की मौत के बाद ऐसे कई वीडियोस उनके फैंस ने वायरल किए हैं, जिसमें कहीं सलमान सुशांत की बेइज्जती कर रहे हैं तो कहीं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। सूरज पंचोली के साथ सुशांत की लड़ाई के किस्से भी सोशल मीडिया में आए थे और ये भी कहा गया था कि सलमान खान ने सूरज पंचोली के लिए सुशांत को हड़काया भी था, क्योंकि वो सूरज पंचोली के गॉडफादर हैं। अब ये कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि पिछले 15-16 साल में सलमान खान ने अपनी बैड बॉय की इमेज को सुधारने के लिए बीइंग ह्यूमन का जो मास्क पहन रखा है, अर्नब गोस्वामी अब उस मास्क को उतारने के लिए बाहें चढ़ा चुके हैं। सलमान खान वो सुपरस्टार हैं जिनकी इमेज उनके फैंस और पब्लिक के बीच आज एक दिलदार, मददगार और रहमदिल इंसान की है। बिग बॉस के शो में उनके आदर्शवादी स्टेटमेंट्स देख के लगता है कि वो एक जेंटलमैन और संस्कारी टाइप के स्टार हैं। जो सलमान खान 15-16 साल पहले एक बैड बॉय के तौर पर जाने जाते थे, उनकी इमेज
किस लिए और क्यों एक मसीहा के तौर पर प्लान्ड तरीके से गढ़ी गई? क्या वाकई वो बदल गए हैं? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? ये माना जा सकता था, लेकिन बीइंग ह्यूमन के मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने के बाद एक बार फिर सलमान की इमेज मेकिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसे समझने के लिए आज के सलमान खान को भूलकर आपको 20-22 साल पहले वाले सलमान खान को थोड़ा समझना होगा और विवादों की उनकी एक बहुत बड़ी लंबी एक लिस्ट है जिसे देखना होगा। वो लिस्ट जिसकी वजह से सलमान खान को बॉलीवुड के बैड बॉय का खिताब मिला था। 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन पर ब्लैक बक का शिकार करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ये राजस्थान में हिरणों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका शिकार करना गैर कानूनी है। अवैध हथियार के मामले में तो निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था और ब्लैक बक मामले में उन्हें 5 साल की सश्रम सजा सुनाई गई। दोनों ही मामले अब भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं साल 2002 में सलमान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने शराब के नशे में अपनी लैंड रोवर से एक दुकान के बाहर सो रहे 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और ट्रायल कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को सभी क्रिमिनल चार्जों से मुक्त कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इन्हीं मामलों में सलमान खान जेल भी गए थे और इतने लंबे सालों की कानूनी लड़ाई के दौरान सलमान कुल जमा 18 दिन जेल में रहे हैं, जिसका बखान वो खास तौर पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के सामने अक्सर करते रहे हैं, वो भी ऐसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जेल गए हों। इस समय तक सलमान बीइंग ह्यूमन वाले मसीहा बन चुके थे। खैर, ये राज आज तक राज ही है कि उस दिन फिर किसने सड़क पर सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। 2002 में सलमान खान पर उस फिल्म में काम करने का आरोप लगा था जिसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इसमें प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी उनकी हीरोइन थी। इस मामले में मुंबई की एक अदालत ने फिल्म फाइनेंसर और हीरा व्यापारी भरत शाह को माफिया के बारे में जानकारी छुपाने के लिए 1 साल की सजा सुनाई थी। तब जज ने यह भी कहा था कि बॉलीवुड और माफिया के बीच संबंध होने का ये मामला फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से शुरू हुआ है। इस फिल्म के बारे में आरोप लगे थे कि ये फिल्म छोटा शकील, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है और दाऊद का खास आदमी है, छोटा शकील के पैसे से बनाई गई थी। भरत शाह इस फिल्म के फाइनेंसर थे और नजीम रिजवी इसके निर्माता। मगर माफिया के खिलाफ दिए अपने बयान से सलमान खान, शाहरुख खान, राकेश रोशन, महेश मांजरेकर, अली मुरानी और संजय गुप्ता समेत 13 गवाह थे जो अदालत में अपने पहले वाले बयान से मुकर गए। सिर्फ प्रीति जिंटा ऐसी पहली बॉलीवुड कलाकार थी जो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के मामले में पुलिस को दिए अपने बयान पर अदालत में भी कायम रही। सलमान खान के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन की खबरें भी आईं और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ सलमान खान की ये तस्वीर उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की गवाही देती है। इसी दौरान कथित तौर पर एक टेप भी सामने आया था जिसमें सलमान खान कह रहे थे कि उन्हें 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जानकारी पहले से ही थी। साल 2004 में सलमान खान पर ऐश्वर्या राय ने शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। सलमान और ऐश्वर्या राय रिलेशनशिप में थे। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि मैं सलमान के शराब पीने की आदत और उसके बाद किए जाने वाले मिसबिहेवियर से तंग आ गई थी। ऐश्वर्या ने कहा था कि मेरे साथ वर्बल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज करता था। कई बार तो वो मेरे मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें भी करता था। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन इस तरह की बात सहन नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने सलमान के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। सलमान से रिश्ता खत्म होने के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ा था और इसी बात से सलमान खान नाराज हो गए थे। उन्होंने विवेक ओबरॉय को फोन करके धमकियां दी थी। अप्रैल 2004 में विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 29 और 30 मार्च की रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सलमान खान ने उन्हें 41 बार फोन किया। वो बेहद नशे में थे और उन्हें धमकियां दे रहे थे।
विवेक ओबरॉय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जब सलमान ने से उन्होंने अपने पारिवारिक रिश्तों का लिहाज करने को कहा तो उन्होंने विवेक के पिता सुरेश ओबरॉय के लिए अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, वो इतने नशे में थे कि सुरेश ओबरॉय और सलीम खान के अच्छे रिश्तों का हवाला देने पर सलमान ने अपने पिता सलीम खान के लिए भी गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि गुस्से और जोश में सलमान के खिलाफ की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजा विवेक ओबरॉय आज तक भुगत रहे हैं। जिन ऐश्वर्या राय के लिए विवेक ने सलमान खान से पंगा लिया था, उन्होंने विवेक से दोस्ती खत्म कर दी और सलमान खान ने विवेक ओबरॉय का फिल्मी करियर चौपट कर दिया। विवेक ने अपना करियर बचाने के लिए कई बार सलमान खान से माफी मांगी। यहां तक कि एक अवार्ड फंक्शन में विवेक ओबरॉय ने सबके सामने सलमान खान के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगी, लेकिन भाई का गुस्सा आज तक कम नहीं हुआ। वो अपने कई इंटरव्यूज में विवेक ओबरॉय को कभी माफ न करने की बात कह चुके हैं। सलमान खान इस समय तक बैड बॉय के तौर पर बदनाम हो चुके थे। उनके खिलाफ अदालतों में मामले भी चल रहे थे। तब साल 2007 में सलमान खान बीइंग ह्यूमन संस्था लेकर आए, जो अपने ब्रांड्स के कपड़े, घड़ियां, बाद में फिर साइकिल और अब तो मास्क भी बनाती है और इस कमाई से आने वाले पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद में किए जाने का दावा करती है। अब सलमान खान का रिकॉर्ड जानने के बाद ये बताने की तो जरूरत नहीं होगी कि ये संस्था सिर्फ सलमान की इमेज मेकिंग के लिए खोली गई थी। अब जब संस्था खोली है तो काम तो दिखाना ही होगा। बीइंग ह्यूमन के नाम पर सलमान ने एक समाज सेवी की इमेज बनाने में कामयाबी भी हासिल की, लेकिन हाल ही में फिल्म निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान को लेकर एक फेसबुक पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक्टर की चैरिटी फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन को मनी लॉन्ड्रिंग हब बताया है। उन्होंने लिखा है कि जनाब सलीम खान का सबसे बड़ा आइडिया है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंखों के सामने 5 साइकिल बंटती थी। अगले दिन अखबारों में छपता था कि दानवीर सलमान खान ने 500 साइकिलें गरीबों में बांटी। सारी कोशिशें सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि सुधारने के लिए की गई थी, ताकि इनके तमाम क्रिमिनल कोर्ट केस में मीडिया और जज इन पर थोड़ी रियायत बरतें। बीइंग ह्यूमन आज 500 रुपए की जीन्स 5000 में बेचता है और सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंककर उनसे नोट बटोर रहे हैं ये धूर्त लोग। अभिनव कश्यप ने सलमान खान के लिए अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, पता नहीं किन किन तरीकों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। इनकी मंशा किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की है। सरकार को चाहिए कि बीइंग ह्यूमन की भी गहरी जांच हो। मैं सरकार का पूरा सहयोग करूंगा। अभिनव कश्यप की पोस्ट पर सलीम खान ने कमेंट करते हुए कहा था कि उनको जो करना है वो करें, मैं इस पर रिएक्शन देकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। वहीं अरबाज ने अभिनव कश्यप की पोस्ट के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अभिनव कश्यप उन ढेर सारे लोगों में से एक हैं जिनका करियर तबाह करने का सेहरा सलमान खान के सिर पर बंधता है। सलमान खान भले ही बीइंग ह्यूमन के नाम पर ह्यूमन बीइंग दिखते हो, लेकिन उन्होंने बेहद क्रूरता के साथ बॉलीवुड के कई कलाकारों का करियर सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वो भाई की मर्जी से नहीं चलते हैं। इनमें विवेक ओबरॉय के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूं, और कौन कौन से सितारे हैं जिन पर सलमान भाई ने अपनी निजी खुन्नस के तहत कहर बरपा है या उनका करियर खराब किया है, यह मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। लेकिन सलमान खान पर अगर आज अर्नब के सवाल किसी को गुंडे ही लगते हैं तो वो सलमान खान के इस पूरे गुंडा ग्राफ को देख लें। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ड्रग्स माफिया और उसके अंडरवर्ल्ड लिंक पर स्टेटमेंट देने के बजाय सलमान खान चुपके से दुबई क्यों निकल लिए और अर्नब उनसे चीख चीख कर सवाल क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।